नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक्सप्लोर टूवर्ड्स स्टडी में अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का छठवीं कक्षा छठवीं का जो आपका कल पेपर होने वाला है। कल कितनी तारीख है? आज 22 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ है। अब कल आपका जो कि 23 तारीख है, 23 तारीख को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो मैं वह विज्ञान का पेपर लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं आप, पूरा पेपर है इसमें, और मैं पूरा ही पेपर एक ही वीडियो में बनाऊंगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी वीडियो में आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पूरे एक एक उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, पूरे बिल्कुल चित्र सहित मैंने उत्तर बताए हैं। आपको किसी भी दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे चैनल वाले क्या करते हैं, वह थोड़ा बहुत बताएंगे, कुछ आधे प्रश्न इसमें बता देंगे और आधे प्रश्न उसमें बता देंगे। तो इस प्रकार आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो बनाऊं और उसमें पूरे पूरे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो देखिए, ये सेट नंबर बी है, और इसमें ये कंफ्यूज मत रखना आप कि सेट नंबर बी है तो ये सेट नंबर ये अलग होगा। सिर्फ उसमें क्वेश्चंस की जो जैसे एक क्वेश्चन आपके में आया ये स्कर्वी रोग वाला, तो ये उनकी चौथे नंबर में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा क्वेश्चन का क्वेश्चन बदल जाए। क्वेश्चन नहीं बदलेगा, सिर्फ आपका क्या बदल जाएगा, क्वेश्चन का नंबरिंग बदल जाएगी, है ना। इस प्रकार देख सकते हैं आप लोगों को आज का पेपर भी 60 नंबर का हुआ था, जो कि अंग्रेजी का था। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अंग्रेजी का पेपर आपका कैसा गया और आप लोगों ने कितने नंबर का कर आए हैं और कहाँ से देखा था। और मेरी वीडियो में लाइक भी करिए अगर आपने मेरी वीडियो से देखा था तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, और इसमें जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी उसमें आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे अलग से। देखिए, क्योंकि इसमें प्रश्न जो आपका ये है, क्वेश्चंस दिए हैं, जो प्रश्न ये मिलेगा आपको पेपर मिलेगा, इसमें आपको पेपर में कहीं पर भी जगह नहीं रहेगी, तो आपको एक अलग से पुस्तिका दी जाएगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है निर्देश की प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? मसूड़े से खून निकलना, दुर्लभ मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, कमजोर दृष्टि, या फिर गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। तो आप सभी को पता है कि स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े से खून निकलने लगता है ना। अगर आपके मसूड़े से खून निकलने लगेगा तो आपको कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न, ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं। स्टार्टिंग के जितने भी प्रश्न रहते हैं, मतलब रिक्त स्थान हो गए और बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, ये एक एक नंबर के प्रश्न रहते हैं। और देखिए, दूसरा प्रश्न यहाँ हमसे पूछा गया है कि आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यह परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? यह किसकी इस उपस्थिति को दर्शाता है? स्टार्च और मंड, मतलब इसमें स्टार्च रहता है। स्टार्च जैसे आप रोटी वगैरह खाते हैं तो रोटी रहती है, जो उसका जो आटा रहता है, रोटी का आटा रहता है, उसमें भी स्टार्च पाया जाता है। और जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब अपन लोग जो सबसे ज़्यादा स्टार्च अगर माने अपन लोग तो गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में आपने देखा होगा स्टार्च जो ऊपर का रेशा टाइप का रहता है गेहूं का, वही स्टार्च कहलाता है। और देखिए, वही मंड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए थर्ड क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय हो जाता है, मतलब पूरा घुल जाता है। तो आप सभी को पता है कि जल में सबसे ज़्यादा क्या घुलता है? नमक पूर्णतः घुल जाता है। नमक आपको पता है कि अगर शक्कर करोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको धुंधला धुंधला कलर दिखेगा, परंतु नमक पूरी तरह घुल जाता है। आप पहचान नहीं पाओगे ये नमक का पानी, सिर्फ आप टेस्ट करके बता पाओगे, ना कि आप उसको देख कर बता पाओगे। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है मंथन। मंथन का मतलब क्या होता है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण एक विधि है, मंथन एक विधि है। तो आपको बताना है कि इस विधि द्वारा क्या होता है। अनाज से भूसे का अलग होना, अनाज से भूसा अलग किया जाता है इस मंथन के द्वारा, कि दही या मतलब दूध और दही से मक्खन निकाला जाता है, या फिर पानी और तेल के मिश्रण को अलग किया जाता है, या फिर पानी में से रेत को अलग किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि अपन लोग क्या करते हैं, दूध लेते हैं, दूध में क्या करते हैं, उसमें मथते हैं अपन, मंथन करते हैं उसका, तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है, मक्खन बन जाता है ना। और अपन लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसका बी वाला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा है कि बूझो ने विद्यालय जाते समय, एक बूझो नाम का व्यक्ति है, उसने विद्यालय जाते समय क्या देखा? मनी प्लांट देखा। और मनी प्लांट को देखकर उसके मन में क्या जिज्ञासा जगी होगी, उसने क्या सोचा होगा मनी प्लांट के बारे में? तो आपको ये ऑप्शन दिए थे, बताना था कि यह स्वयं
पौधा सीधा खड़ी नहीं हो सकता। आपने मनी प्लांट सबने देखा होगा, एक ऐसी बॉलारा टाइप का रहता है और इसमें बॉल मतलब ये लड़ रहती है और ऐसे पत्ते लगे रहते हैं और इसकी जो तना रहता है ये बहुत नाजुक होता है, पतला होता है। मनी प्लांट तो सभी ने देखा होगा। तो बस वही पूछा है इसमें कि मनी प्लांट है, तो इसने जो एक बूझा है उसने मनी प्लांट को देखा तो उसके दिमाग में क्या चला होगा, मनी प्लांट के बारे में क्या क्या उसके ख्याल आए होंगे। तो यह पौधा स्वयं सीधा नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल सही बात है, वह स्वयं खड़ा नहीं हो सकता, उसको एक क्या चाहिए, दूसरे पौधे का सहारा चाहिए पड़ता है। देखिए दूसरे वाले में दिया, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यह किसी सहारे के ऊपर चढ़ जाता है और इसका तना कमजोर और मुलायम होता है। बिल्कुल, अगर खुद उसका पौधा अगर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा है तो ऑफकोर्स उसकी जो तना होगा वह कमजोर होगा, मुलायम होगा, ये बात भी सही है। उसका देखिए चौथा वाला ऑप्शन हमसे पूछा है कि यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। हाँ, यह आरोही प्रकार का पौधा, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ फैल जा हो, एक ये आरोही क्रम में बढ़ता बढ़ता फैलता है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन का ये आंसर है डी वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड चारों के चारों उसके ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमें दिया गया है कि निर्देश दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। तो इसमें भी आपको एक एक अंक मिलेगा, एक एक अंक निर्धारित है। तो देखिए छठवां प्रश्न है कि विटामिन डी के अभाव के कारण हमें क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है। हमें क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है जो कि विटामिन डी के कारण होती, कमी के कारण होती है। छठवां सातवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सातवां बोल रहा है कि कुछ पदार्थ जिनको खरोचना कठिन होता है वो द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनको अगर आप देखेंगे जिनको खरोचना कठिन होता है, सॉरी हाँ द्रव्य द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा, ये द्रव्य गलत आ गया। जिनको खरोचना कठिन होता है वह क्या कहलाते हैं, हाँ इसका क्वेश्चन ये सही है, द्रव्य, क्योंकि आप पानी है तो आप पानी को खरोच सकते क्या, उसको खरोच नहीं सकते। जैसे आपको ठोस कोई वस्तु है तो उसको आप खरोच सकते हैं, और जो द्रव्य होता है उसको खरोच नहीं सकते। अब जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, इनको खरोच नहीं सकते है ना, उनमें खुरदरापन मतलब उसको आप कुछ खरोच नहीं सकते किसी वस्तु से। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न दिया है कि कांच पारदर्शी होता है जबकि तेल लगा कागज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परभाषक बोलते हैं। जो कांच तेल लगा कागज, मतलब आपने देखा होगा एक अगर आपको कागज दिया जाए और उस पर तेल लग जाए तो उस वो कागज क्या कहलाएगा, वह कागज कहलाएगा पारभाषक। एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। और अगर एक तेल लगा हुआ कागज आपको दे दिया जाए तो उस कागज को क्या बोलते हैं, पारभाषक बोलते हैं। और कांच अगर आपको ट्रांसपेरेंट कांच दिया जाए तो वो पारदर्शी होता है जिसके आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न पूछा गया है कि जल का वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, पर्णव्रत कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिए गए हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिए गए, यहाँ से आपको 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके कितने कितने नंबर के रहेंगे, ये 2-2 नंबर के रहेंगे। देखिए एकदम एग्जैक्ट जो आपको ओरिजिनल पेपर जो भी यूट्यूब वाला बताएगा उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार का पैटर्न रहेगा, इस प्रकार का बिल्कुल पैटर्न रहेगा। बाजू में देखिए एकदम वो कहीं मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत से क्या करते हैं, वो नंबरिंग नहीं करते, वो पता नहीं कहाँ से क्या करते हैं, फेक पेपर बना लेते हो, नंबरिंग वगैरह नहीं करते, कुछ नहीं करते। पर ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। मैंने इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता रहा, उत्तर भी बता रहा हूँ, इसलिए आप अच्छे से रट कर जाइएगा। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पर वीडियो मिल गई है। देखिए मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, तो आप सभी को पता है कि मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, अपकेंद्रण विधि द्वारा निकाला जाता है। हमने अभी पढ़ा भी था, ऑप्शन में था एक अपकेंद्रण। आपको यह इसका देखिए 11वां का उत्तर अगर आप लोग देखें तो जो 11वां प्रश्न है उसका उत्तर आपको चौथे प्रश्न में दिया गया है ना। चौथे प्रश्न में भी अपकेंद्रण पूछा था और 11वें प्रश्न में भी वही चीज़ पूछ ली है कि मक्खन कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है। ये तो आपका इसी का उसमें आंसर मिल गया, 2 नंबर तो आपको ये फ्री के ही मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि दुकानदार बिस्कुट तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पात्रों में क्यों रखते हैं। तो इसका कारण बताना है कि जो दुकानदार हैं वह कांच के पदार्थ में कोई भी मतलब वो मिठाई वगैरह हो गए, बिस्कुट वगैरह हो गए, कुछ भी खाने की वस्तु हो गए, तो वो आपने देखा होगा वो कांच के या फिर प्लास्टिक के डिब्बों में रखते हैं। जैसे चॉकलेट वगैरह है तो उनकी प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं। तो यही बताना था इस प्रश्न में कि वह क्यों होते हैं। तो आप सभी को पता है वो इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि जो विक्रेता है वो क्या कर सके, उन वस्तुओं का अच्छे से देख सके और उनको आकर्षित करने के लिए उन वस्तुओं को कांच और प्लास्टिक के पात्रों में रखा जाता है। देखिए यही प्रश्न मैंने इसमें लिखा हुआ है ताकि जो खरीदार है इन चीज़ों को आसानी से देख सके। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
आप समझते भी चलिए और आप अपनी समझदारी से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, खनिज लवणों के सामने उनके स्रोतों के नाम लिखकर सारणी को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको उत्तर पुस्तिका में मैंने लिखना है, ये मैंने यही आंसर बता दिए हैं आपको। आपकी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी उसमें आपको इनके एक एक आंसर सामने लिखना है। जैसे आयोडीन के सामने आपको लिख देना है। ये तालिका आपको उत्तर पुस्तिका में बनानी है और उत्तर पुस्तिका में तालिका बनाने के बाद यहाँ लाइन खींचना आप, उसमें एक तरफ लिखना खनिज लवण, एक तरफ लिखना आप एक स्रोत का नाम। और अगर आपको कहीं भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। चलिए देखते हैं आगे। इसमें फास्फोरस के सामने आपको नट्स, दाल, बीन्स लिख देना है। लोहा, आयरन आपने देखा होगा, आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। जैसे पालक की भाजी हो गई, इन सब में आयरन की मात्रा रहती है। जिसको अगर आयरन की कमी है तो बस हरी सब्जी खाए। उसका देखिए कैल्शियम, तो कैल्शियम किस में पाया जाता है? जैसे आप बादाम वगैरह खाते हैं तो उसमें कैल्शियम की पूरी पूर्ति की जाती है। उसके बाद दूध वगैरह आप पी सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14वां प्रश्न पूछा गया है कि मूसला जड़ का चित्र बनाइए। इसमें मूसला जड़ का चित्र बनाना है तो मूसला जड़ रहती है एक मूसला जड़ रहती है जो कि कैसी रहती है? न्यूक्लियर टाइप की दिखती है मूसला जड़, है ना। ये 14वां क्वेश्चन का आंसर है। ये मूसला जड़ का चित्र है। एकदम फोटो ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल, और आप अपने पेज जो भी पॉज करके वीडियो में अपनी एक कॉपी में बना लीजिए इस चित्र को एक दो बार बनाकर देखिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है। ये 2 नंबर आपके पक्के करेगा यह चित्र, है ना। ये चित्र पूछा गया है। चित्र आते ही हैं विज्ञान की किसी भी कक्षा में देख लेंगे, हर क्लास में आपको एक चित्र आएगा। जैसे आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी में निबंध आता है और लेटर और ये सब आता है, तो इसीलिए आपको चित्र भी विज्ञान के इसमें चित्र आता ही है। तो ये चित्र आया है, काय का चित्र आया है? काय का चित्र आया है आप सभी को? मूसल जड़ का चित्र आया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि पर्णवंत्र क्या है? पर्णवंत्र क्या कहलाता है? तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। पर्णवंत्र क्या होता है? तो जो पर्णवंत्र होते हैं ये पत्ती कहलाती है। वह हिस्सा होता है पत्ती का जिससे वह तने से जुड़ा रहता है। यह एक तने की तरह होता है। जो ये पर्णवंत्र रहता है, ये पत्ती एक प्रकार का तना है जो कि कैसे जुड़ा रहता है? यह एक तने की तरह होता है और तने से जुड़ा रहता है, वह पर्णवंत्र कहलाता है। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हमें दिया गया है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो इसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? जो इसका सिरा विन्यास है वो किस प्रकार का होगा, और इस प्रकार की पत्ती का उदाहरण देना है आपको, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशादार या तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास पैरेलल वेनिशन हो तो क्या हो जाएगा इसमें? तो पैरेलल वेनिशन होगा तो इसका क्या हो जाएगा? पैरेलल विन्यास बताना था आपको, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार फाइबर हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास वेनिशन होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। कौन से हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर दिया गया है कि लघु उत्तरीय में पहला 17वां क्वेश्चन कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन खाइए, तो ये प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है प्रोटीन, है ना। और उसके बाद आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन किन किन स्रोतों से हमें मिलता है। तो देखिए प्रोटीन के 2 पादप स्रोत एवं 2 जंतु स्रोतों के नाम लिखिए, ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर दिया कि प्रोटीन क्यों आवश्यक है। शरीर के विकास एवं तमाम तरह की बीमारियों से बचने के लिए सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे प्रोटीन स्रोत जैसे मीट, मछली, अंडा, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन रहता है यह हमारे शरीर की जो भी विकास के लिए, शरीर का अगर आपको विकास चाहिए है, विकास करना है शरीर का, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। तमाम बीमारियां दूर करनी तो आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? आप दूध खाइए, अंडे खाइए, मछली खाइए, मीट खाइए, यहाँ से आपको प्रोटीन मिलेगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपने यहाँ तक कर लिया 17, 18 क्वेश्चन अपन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दिए गए पदार्थ, जो आपको दिए गए पदार्थ हैं से मिलकर
बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए एवं पदार्थ से बनी दो दो वस्तुएं, इनके दो दो वस्तुओं के नाम लीजिए। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी से कुर्सी बनती है, और क्या बनता है, पलंग वगैरह आप लिख सकते हैं, पलंग बनता है लकड़ी से। और फर्नीचर जो है पूरा कैसे बनता है, लकड़ी से बनता है। रुई से क्या बनता है, गद्दा बनते, पल्ली बनती है रुई से, तकिया बनते हैं रुई से। और इसके बाद आपको जो जो याद आ रहा हो रुई से बनने वाली वस्तुएं वह आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कागज़ से क्या क्या बनता है, आपने देखा होगा मुद्रा, जैसे अपने यहाँ की मुद्रा हो गई, अमेरिका की मुद्रा, डॉलर वगैरह होगी, दूसरी जगह की मुद्राएं हैं वो सब कागज़ की मुद्राएं हैं, है ना। उसके बाद किताब भी कैसे बनती है, कागज़ से ही बनती है। और भी आपके दिमाग में जो ही वस्तु आ रही हो कागज़ से बनने वाली वह आप इसमें लिख सकते हैं। सिर्फ दो वस्तु लिखनी थी तो आप इस प्रकार के कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है कि रेत और जल के मिश्रण से आप रेत और जल को कैसे पृथक करेंगे, मतलब अलग करेंगे। पृथक करेंगे का मतलब क्या है, अलग करेंगे। रेत और जल का अगर मिश्रण है तो उसको आप किस प्रक्रिया के द्वारा अलग करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। इसमें दिया है कि अगर रेत और जल के मिश्रण को निस्तारण विधि से, एक कोई विधि होती है निस्तारण, यह विधि क्या होती है हम समझते हैं आगे कि एक निस्तारण विधि होती है, इससे आप पृथक किया जा सकता है। रेत और जल को किस द्वारा, विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, निस्तारण विधि द्वारा। इस विधि में रेत और जल के मिश्रण को कुछ समय के बिना हिलाए छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद भारी रेत नीचे तल पर बैठ जाती है और अवसादन फिर जल को दूसरी बर्तन में उधेड़ लिया जाता है, जिससे रेत नीचे रह जाएगी और पानी इस प्रकार को पृथक किया जाएगा। आप अपनी कॉपी में हर एक प्रश्न का आंसर लिखते जाइए, और आज पूरी रात है, आप पूरी रात में इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए हर एक आपको 20वां प्रश्न दिया गया है। 20वां प्रश्न क्या दिया गया है कि साक और झाड़ी से आप क्या समझते हैं। एक एक उदाहरण लिखना है साक और झाड़ी का। तो साक और झाड़ी से आप क्या समझते हैं, आपको पता है कि जो साक रहती है वो शाखाएं रहती हैं, और झाड़ी क्या रहती है, झाड़ियाँ रहती हैं। जैसे हरे और कोमल वाले तने पौधे को साक कहते हैं। अगर कोई भी पौधा है वो हरा है और अच्छा कोमल है तो उसको क्या बोलेंगे, साक बोलेंगे। जैसे टमाटर हो गया, गेंदा हो गया, ये सब क्या हैं, हरे और मतलब कोमल पौधे हैं, इनको साख बोलेंगे। उसका झाड़ी कैसी रहती है, तो जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार में समीप निकलती हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब हो गया और एक बैगनावली, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपके एग्जाम पे ला रहे हो आपके मन में वह आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे अगला वाला प्रश्न पूछा गया है कि वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया को चित्र से समझाइए। तो मैंने इसमें चित्र भी बनाया है बच्चों, आपको इस प्रकार का चित्र बनाना पड़ेगा इसमें। और वाष्पीकरण और संघनन जो आपको दो प्रक्रियाएं लिखनी है उस प्रक्रिया को आपको बताना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये चित्र बिल्कुल आप एकदम अच्छे से देख लीजिए। इसमें ये वाष्पीकरण का चित्र है और ये संघनन का चित्र है, ठीक है, ये संघनन का चित्र है। उसके बाद देख सकते हैं आप इसकी परिभाषा यहाँ पर पूरी दी गई है कि वाष्पीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा बाहरी ऊर्जा ज़्यादातर गर्मी के रूप में दिए जाने पर तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि वाष्पीकरण क्या होता है। अगर कोई भी एक आप कुछ भी लीजिए, जैसे तालाब हो गया, आपने यहाँ पर एक पानी में क्या लीजिए, आप पानी ले लीजिए एक भी गिलास में या फिर आप बर्तन में, तो उसमें आप अगर उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, उसको ऊर्जा देंगे तो उसमें क्या होगा, वाष्प बनने लगेगी, जो कि आप क्या हो रहा है वो तरल पदार्थ से गैस पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। और इसके बाद संघनन क्या होती है, संघनन मतलब होता है कि अगर आप कोई भी जैसे बद्दल हो गए तो बद्दल क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। जैसे वाष्प बन गई तो अब ये वाष्प बनकर ऊपर कहीं तो बैठेगी वाष्प, और उसके बाद नमी पकड़ लेगी, वो जगह नमी पकड़ लेगी, और अगर वह जगह ठंडी हो गई, जैसे तालाब का पानी है, वो वाष्प बनकर क्या हो जाता है, ऊपर संघनन हो जाता है, मतलब वो इकट्ठा हो जाता है। संघनन का मतलब इकट्ठा हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से कठोर गैस से किस में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोही, 22वां प्रश्न है, आरोही और विसर्पी लता की एक विशेषता बताते हुए उदाहरण लिखिए। आपको उदाहरण लिखना है। आरोही और विसर्पी लता, ये दो प्रकार की लताएं होती हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए आप। दो प्रकार की लताएं किस प्रकार हैं कि आप विसर्पी लता क्या कहलाती है, ऐसे पौधे के तने जो कमज़ोर होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। जैसे खीरा हो गया, खरबूज हो गए, खरबूज मतलब आपने तरबूज, चिमरी वगैरह जो आपने खाई होगी वो कहलाती है चिमरी, हमारे यहाँ चिमरी बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद
आरोही लता, कुछ कमजोर तने पौधे होते हैं जिनके आसपास के सहारे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही लता बोलते हैं। जैसे मनी प्लांट हो गया, अंगूर के, अपने यहाँ तो अंगूर नहीं होते हैं, जहाँ ठंडी जगह होती है अपने यहाँ, क्योंकि इस प्रकार का वातावरण नहीं जहाँ पर अंगूर हो सके, तो ये अंगूर अपने यहाँ नहीं होते। तो अंगूर जहाँ होते हैं इनकी तरह इनकी जो लताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, आरोही लता होती है। एक क्वेश्चन अपन ने ऊपर पढ़ा भी था कि आरोही लता वाला मनी प्लांट वाला आया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 23वां भी मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें 23वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। और ये बिल्कुल देखिए संतुलित, अगर आपको बच्चे वीडियो लाइक करिए, वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल करिए, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। चलिए जल्दी सबसे पहले लाइक करिए। आंसर, चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार समझते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये दिया गया है संतुलित आहार का क्वेश्चन, यह दिया है कि संतुलित आहार क्या कहलाता है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषण तत्व, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, सामग्री शामिल हो ताकि शरीर के सभी कार्यों को सही से संचालित किया जा सके। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर शामिल होते हैं। उसके बाद हर आयु के वर्गों के लिए की आवश्यकता हो सकती है, इसके लिए सभी आहार की आवश्यकता होती है। और ये पूरा प्रश्न का आंसर आप पढ़ सकते हैं कि जो संतुलित आहार होता है ये बूढ़े बच्चों सबके लिए आहार जरूरी है। संतुलित आहार में क्या क्या रहता है, संतुलित आहार में आप प्रोटीन भी मिला सकते हैं, विटामिन मिलाइए, मिनरल मिलाइए, फाइबर मिलाइए, प्रोटीन मिलाइए, सब कुछ आपको अगर मिलाकर आप खा रहे हैं डेली तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो भी आपको 5 बजे तक अपलोड कर दूंगा कल। और मैं एक और आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये थोड़ी से 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, तो इन्हीं की मैं थोड़ी देर में, कुछ देरी में एक और वीडियो अपलोड करूँगा, तो वह भी आप देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम एक्सप्लोर 2 बाय स्टडी नाम है टेलीग्राम का। आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ये सबसे ऊपर ही आ जाएगा और वहाँ आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, नीचे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।